Hello IP friends. Today our topic is Python NumPy array and this is Python NumPy array part 2. In this lecture we are going to discuss some programs related to Python NumPy array. So let's start. So to run programs related to Python NumPy array, here we used Anaconda and just go to Spider, that is IDLE, Integrated Development Language Environment of the software. Here you can easily see, first of all click on the file, then go to new file option. Some files are already open, so you can close it. Now here you can write the program of Python NumPy array. Okay, that is the screen. And now the programs related to Python NumPy array, which we already discussed in our previous video or in last lecture. Okay, that is a program related to Python NumPy array. So in this program basically an array is created, and after that we just print that array. So an array is created using different data types, using list, using tuple, or even using string. So here you can easily see on the screen that first line is Python NumPy programs marked with a hash symbol. That means that is a comment. Then just after that import numpy as np. ओके, तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है. सबसे पहले import numpy as np. numpy को हमने import किया, नेम दिया इसको np. तो अभी जब कभी भी हमें इस प्रोग्राम को, इस numpy लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा तो हम इसे np ही लिखेंगे. यहाँ हमने इसे रीनेम किया है numpy को np के थ्रू. इसके बाद एक लिस्ट डिक्लेयर की, list लिस्ट, एलिमेंट है 1, 5.2, 9.8, 23. अभी इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ फ्लोट वैल्यू हैं, कुछ इंटीजर्स वैल्यू हैं. उसके बाद एक टपल डिक्लेयर किया जिसमें सभी इंटीजर टाइप की वैल्यू ही है, 2, 4, 10, 20. देन आफ्टर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, APS वाराणसी. ठीक है. इसके बाद एक फंक्शन होता है जिसका नाम है एरे. अब ये जो फंक्शन है बेसिकली, अभी हम फंक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे, एरे कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है नमपाई एरे. तो उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन एरे है जिसका यूज़ करना बहुत आसान है, नेम ही एरे है इसका. अब हम इसमें जो भी पैरामीटर पास करते हैं, कोई भी डेटा टाइप जैसे लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग, तो वो एरे में कन्वर्ट हो जाता है आपका. वैसे यूज़ करने का आसान तरीका यही है बिल्कुल. जो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि सबसे पहले आप लाइब्रेरी का नेम लिखें, जो इस केस में np है क्योंकि np numpy को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद एरे फंक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, वटेवर जो भी है आप उसका नाम लिखिए, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने a1 लिया, a1 लिखा हमने np एरे लिस्ट, उसके बाद a2 np डॉट एरे टपल, उसके बाद a3 np डॉट एरे स्ट्रिंग. इस तरीके से लिखा हमने, और लास्ट में लिखा np डॉट एरे लिस्ट डी टाइप np फ्लोट 16. अब देखिए इसके अंदर जब हम बात करते हैं एरे फंक्शन की, तो उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं जो इसमें एक ऑप्शनल है, डेटा टाइप जिसे हम डी टाइप बोलते हैं. तो यहाँ हम डी टाइप की वैल्यू अगर नहीं देते तो फ्लोट 64 होगी डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप इंटेंशनली देना चाहते हैं तो दे सकते हैं डी टाइप. जैसे यहाँ लिखा np फ्लोट 16, तो लिस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी फ्लोट 16 में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर. क्लियर. बाकी में नहीं दिया है, तो बाकी में जो आपका होगा डेटा टाइप, अगर फ्लोट है तो आपका फ्लोट 64 में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू. अगर आपकी इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में ही सभी की सभी रहेंगी. क्लियर है. और कैरेक्टर्स हैं तो सभी कैरेक्टर्स में ही रहेंगे आपके. चलिए देखते हैं आगे. प्रिंट लिस्ट इज, सबसे पहले हमने लिस्ट को प्रिंट कराया, उसके बाद उसके रिगार्डिंग एरे को प्रिंट कराया. तो लिस्ट के रिगार्डिंग फर्स्ट एरे था a1, तो हमने a1 को प्रिंट करा दिया यहाँ पर. क्लियर. तो ये था अभी यहाँ पर. ठीक. तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा. कुछ इसमें ख़ास ऐसा नहीं किया गया है, बस हमने लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग को ले लिया है, इसको एरे में कन्वर्ट किया है. हम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग को भी शो कर रहे हैं, उसके साथ साथ कन्वर्जन के बाद जो एरे मिला है उसको भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे. अब देखिए लिखा आपने प्रिंट टपल इज़, तो आपने लिखा टपल, फिर प्रिंट नमपाई एरे इज़, प्रिंट a2. अब जो टपल था पहले हमने उसे प्रिंट कराया, उसके रिगार्डिंग जो एरे था, कन्वर्ट किया हमने टपल को एरे में, वो था a2.
तो A2 को प्रिंट करा दिया। उसी तरीके से हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, और उसके रिगार्डिंग जो भी आपका स्ट्रिंग थी, जो भी सॉरी आपका एरे था A3, उसको प्रिंट करा दिया। और लास्ट में आपको याद होगा कि अभी हमने एक एरे A4 लिया था, जिसका डेटा टाइप हमने कन्वर्ट लिया था फ्लोट 16, ठीक है, तो था A4, तो उसको प्रिंट कराया गया। इसके बाद अगर आप एनडी एरे का टाइप जानना चाहते हैं कि A1 जो है आपका वो है क्या, ठीक है, आप किसी वेरिएबल का टाइप पता करना चाह रहे हैं, जैसे A1 है, तो A1 हमको तो मालूम है एरे है, तो लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आंसर मिलता है, तो हम लिखेंगे इसका टाइप A1, तो जो भी इसका टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो हमें मिल जाएगा। तो आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। A1 यहाँ पर एनडी एरे है, ठीक है, तो एनडी एरे आंसर मिलेगा उसका। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या किया, इसके अंदर हमने डिफरेंट लिस्ट टपल लिस्टिंग को एरे में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसका टाइप भी चेक किया। इसी तरीके से अगर आप डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको करना ये है कि आप लिखेंगे A1 डॉट डी टाइप, तो उसका डेटा टाइप मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप किसका डेटा टाइप मिलेगा, A1 का, तो जिसका भी डेटा टाइप चाहिए उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट, उसके बाद डी टाइप। अगर आपको आइटम साइज पता करना है किसी एरे का, तो आप लिखेंगे A1 डॉट आइटम साइज। और अगर आपको उसका पर्टिकुलर एक लोकेशन पर आपको एलिमेंट का पता करना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी पोजीशन लिखते हैं। काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इट मीन्स अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को देखना है तो आप एरे का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखेंगे। अगर आपको फोर्थ एलिमेंट को देखना है तो आप 3 लिखेंगे। यहाँ ये ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक है, फर्स्ट एंड फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ होगा ये। क्लियर है? तो A1 3, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो फोर्थ एलिमेंट 3 से रिप्रेजेंट होगा। तो ये था आपका। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप आइटम साइज देख सकते हैं। अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये लिस्ट है, ये 1 डायमेंशनल एरे है, उसके बाद टपल प्रिंट हुआ, टपल का एरे प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी कि जब आपने एरे को कन्वर्ट किया है, लिस्ट को कन्वर्ट किया है एरे में, तो सभी का डेटा टाइप सेम होगा। देखिए लिस्ट में एलिमेंट क्या थी, 1, 5.2, 9.8, 23। अब इसमें 5.2 और 9.8 तो आपकी फ्लोट वैल्यूज़ हैं, लेकिन 1 और 23 आपकी इंटीजर्स हैं। जब आपने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया तो अभी सभी वैल्यू का डेटा टाइप सेम होगा, फ्लोट होगा। 1.5.2 लिखा हुआ, 9.8, 23 पॉइंट, तो अभी सभी फ्लोट वैल्यू है। तो ये क्योंकि एरे की डेफिनेशन ही यही है, होमोजेनियस एलिमेंट का कलेक्शन होता है एरे। तो होमोजेनियस का मतलब ये है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, या तो सभी फ्लोट होंगे या सभी इंटीजर्स होंगे। उसके बाद आप देखिए आपने लिखा टपल, तो टपल का एलिमेंट है 2, 4, 10, 20, ठीक है। तो चलिए ये आपका टपल हो गया। अभी आपने इसको एरे में कन्वर्ट किया तो ये देखिए फिर से स्क्वायर ब्रैकेट का साइन आ जाएगा, 2, 4, 10, 20, और कॉमा नहीं है, ये आप देख ही पा रहे हैं। स्ट्रिंग थी APS वाराणसी। अब इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन आपको एक एरे मिलेगा जो कंटेन किया रहेगा डिफरेंट कैरेक्टर APS वाराणसी। उसके बाद अगर आप कोई इंटेंशनली डेटा टाइप चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वेट ए मिनट, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हमने टाइप जानना चाहा इसका, तो टाइप के लिए हमने टाइप के थ्रू हमने इसका पता किया, तो टाइप निकल के आ रहा है इसका numpy ND एरे। डेटा टाइप है निकल के आ रहा है फ्लोट 64 जो डिफ़ॉल्ट होता है। आइटम साइज 8 निकल के आ रहा है क्योंकि 64 में 8 बाइट होते हैं आपके। और फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट, ये गलत मिसप्रिंट था, मैंने पहले बताया आपको, ये फोर्थ होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट 1 और 23 निकल के आ रहे हैं इसके। तो ये था आपका अभी तक numpy एरे का एक छोटा सा प्रोग्राम। देखिए इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है एरे, और ये फंक्शन बिलोंग करता है लाइब्रेरी numpy को। इसके थ्रू हम किसी भी लिस्ट को, टपल को, इवन स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी स्लाइड थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। आज मुझे बताना आपको ये था कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा।
तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको ये टाइप करना है और ये समझना है कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यहाँ आपको प्रोग्राम लिख देना है, कहीं भी एरर होगी तो पॉइंट बन के आ जाएगा, मार्क होके आ जाएगी वो लाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि एरर कहाँ है। ये अच्छी बात है इसमें, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले ही। तो अभी देखिए कोई एरर नहीं शो कर रहा है। अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले इसको सेव करना होगा, नेम देना होगा एक फ़ाइल को। अभी तो ये अनटाइटल्ड के नाम से है .py, तो नेम देना होगा। देखिए चलिए डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से भी रन करा सकते हैं आप। F5 शॉर्टकट की है इसकी, और सिंबल भी बना हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का एरो है इसके थ्रू आप रन करा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए बस, इस पर प्रोग्राम रन हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर अभी प्रोग्राम को सेव करने के लिए बोला जा रहा है हमसे, तो हम यहाँ एक नेम दे देते हैं सिंपली। हमने चलिए नेम दे दिया यहाँ पर numpy1 नेम दे दे रहे हैं, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है numpy का। .py numpy1.py के नेम से सेव हो जाएगा, py एक्सटेंशन है। ये देखिए आउटपुट आ गया इसका, साइड में आप देख सकते हैं। जैसा आउटपुट मैंने आपको शो किया था एज इट इज़, वैसा ही आउटपुट यहाँ भी आ रहा है। ये देखिए यहाँ से आउटपुट स्टार्ट हो रहा है आपका, क्लियर है। इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका आउटपुट। तो ये वही आउटपुट है जो अभी स्लाइड में था। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं कि प्रोग्राम आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको, क्लियर है। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक आसानी से कर लेंगे आप इस चीज़ को। तो एक ये था, चलिए ये आप देख ही पा रहे होंगे इसमें अभी तक। तो ये आउटपुट था इसका। अभी इस प्रोग्राम में हमने ये समझा कि किस तरीके से एरे फंक्शन का यूज़ करके हम लिस्ट को, टपल को, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं एरे में, और साथ साथ हम डेटा टाइप, आइटम साइज़ या एरे का टाइप पता लगाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, क्लियर है। अभी अभी हम चलिए वन डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। जब हम वन डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल एरे में ओनली सिंगल एक्सेस होती है, एक्सेस 0, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, हमको ये देखना है, यहाँ पर ये समझना है कि वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, या किन फंक्शंस की हेल्प से, कौन कौन से फंक्शंस की हेल्प से हम वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन है एरे, एक है फ्रॉमीटर, एक है अरेंज, और एक लास्ट है लिनस्पेस, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। एरे को तो अभी हमने स्टडी किया है, अभी हमने देखा है, बाकी अभी 3 को अभी हम देखेंगे किस तरीके से इसके थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। तो एरे को आई थिंक दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अभी एरे फंक्शन के थ्रू ही हमने एरे क्रिएट किया था, वन डायमेंशनल एरे वो भी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था जो अभी हमने बनाया था, और इसमें हमने numpy वन डायमेंशनल एरे फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया था। तो लिस्ट था, टपल था, स्ट्रिंग था, चलिए ये सब था, ठीक है। आगे देखते हैं, मेन पॉइंट आता है फ्रॉमीटर। तो फ्रॉमीटर क्या काम करता है आपका, फ्रॉमीटर भी एरे में कन्वर्ट करेगा। अब इसका सिंटैक्स समझ लीजिए। तो जो पैरामीटर वैल्यूज़ हैं, लिखना तो वैसे ही है जैसे numpy डॉट फंक्शन नेम, तो numpy डॉट फंक्शन नेम फ्रॉमीटर है, फ्रॉमीटर। अब इसमें 3 पैरामीटर वैल्यूज़ हैं, इटरेबल, डी टाइप और count-1। इटरेबल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट जो हमें डेटा प्रोवाइड कराएगा एरे के लिए। डी टाइप ऑप्शनल है, हाँ आप इसे दे सकते हैं, और उसी तरह का डेटा टाइप रिटर्न करेगा एरे का। लास्ट है काउंट, ये भी ऑप्शनल है, बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि सभी डेटा रीड हो चुका है। -1 का मतलब है ऑल डेटा इज़ रीड, क्लियर है। तो ये होता है आपका, आप नहीं भी लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू -1 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था फ्रॉमीटर का आपका सिंटैक्स। अब चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं इसका, जो ये क्लियर कर दे कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम रन होता है, आपका फ्रॉमीटर के थ्रू किस तरीके से एरे क्रिएट होता है। ये एक प्रोग्राम है, अभी देखिए इसको समझिए। तो अभी हमें एक एरे क्रिएट करना है। अभी बस पिछली बार से अलग इतना है कि इसमें पिछली बार हमने एरे फंक्शन का यूज़ किया था, इस बार हम फ्रॉमीटर फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं एरे क्रिएट करने के लिए। तो बाकी सब तो सेम ही है, इंपोर्ट numpy या zenp लिखेंगे। इसके बाद हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की,
और डिक्शनरी का नाम लिया हमने ए डिक्ट, डिक्शनरी की हेल्प से भी एरे क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा हमने एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग का नाम ले लिया ए स्ट्रिंग, एक लिस्ट ले ली, नेम ले लिया ए लिस्ट, और एक टपल ले लिया ए टपल, और एक और लिस्ट ले ली lst2। अब इसमें थोड़ा हमने नॉर्मल लिस्ट में जैसे हम एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते थे उस तरीके से ना करके हमने इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे आप देख रहे हैं ए स्टार 2-3 फॉर ए इन रेंज 2 to 6, तो इसमें ए की वैल्यू मिलेगी आपको 2 to 6 रेंज से मिलेगी, लूप चलेगा। तो पहली बार वैल्यू होगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ होंगी। और इसके रिगार्डिंग जो लिस्ट के एलिमेंट मिलेंगे वो हम पुटअप करेंगे फॉर्मूले में ए स्टार 2-3। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू होगी 2 × 2-3, इट मीन्स 4-3, तो लिस्ट का फर्स्ट आइटम जो मिलेगा वो मिलेगा 1। इसी तरीके से सेकंड आइटम जो मिलेगा वो मिलेगा 3 × 2, क्योंकि ए की वैल्यू अब 3 होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा ए की वैल्यू में, 3 × 2 6, 6 - 3 3, तो सेकंड वैल्यू हो जाएगी 3। तो और थर्ड वैल्यू होगी आपकी ए की 3, तो उसके लिए लिस्ट का थर्ड एलिमेंट होगा 3 × 2 -3, दैट इज़ 3। ओके, नहीं, थर्ड एलिमेंट होगा 4, सॉरी 4, तो 4 × 2 -3, तो 8 - 3 5, और फिर लास्ट एलिमेंट मिलेगा इसका 5 के लिए, 5 × 2 -3 10 - 3, इट मीन 7। तो एलिमेंट मिलेंगे इसके आई थिंक 1 3 5 7, ये एलिमेंट मिलेंगे। तो ये लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हो जाएंगे। मेन बात ये है कि लिस्ट के जो आइटम्स मिलेंगे ना, एलिमेंट्स मिलेंगे, वो पहले हमें एक ही वैल्यू जो भी हमें लूप से मिलेगी वो हमें इस फॉर्मूले में ए स्टार 2-3 में पुटअप करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग लिस्ट के हमें एलिमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कोशिश ये की है कि अलग अलग तरीके से हमें लिस्ट के अलग अलग तरीके से हमें एरे के एलिमेंट्स मिल सकें, यानी रॉ डेटा जिसे हम कहते हैं, और उस रॉ डेटा को हम पुटअप करेंगे फ्रॉम इट फंक्शन के अंदर, और उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे एरे क्रिएट करने की। तो एक डिक्शनरी ले लिया, डिक्शनरी तो बिल्कुल सिंपल है। की डिक्शनरी में हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं की और वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, और कर्ली ब्रेसेस की में लिखे जाते हैं विद इन द कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली डबल कोट्स के अंदर APS वाराणसी, एक लिस्ट ले ली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी कैरेक्टर्स हैं। एक टपल ले लिया, टपल को पैरेंथेसिस के साइन के अंदर लिया जाता है, और सभी वैल्यूज़ आप देख पा रहे हैं टपल के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ है। और एक लिस्ट तो मैंने अभी आपको बताई है। अब काम क्या करना, मेन आपका वर्क स्टार्ट होता है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा nd1 np.fromiter, ठीक है, फंक्शन का नेम यूज़ किया। फंक्शन का नेम कभी भी यूज़ करेंगे जो किसी लाइब्रेरी को बिलोंग करता होगा, तो पहले लाइब्रेरी का नेम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो हमने लिखा ए डिक्ट, ठीक है। इसका डेटा टाइप मेंशन करना चाहें तो हमने लिख दिया डी टाइप np.int32। उसके बाद इसी तरीके से nd2 लिया, एक और एरे, फिर लिखा np.fromiter astr, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा। अब स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है तो उसके लिए लिखा गया है यहाँ पर u2, ठीक है, u2 लिखा गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से nd3 लिया गया है, तो nd3 है आपका लिस्ट के एलिमेंट अगेन फिर से कैरेक्टर है, तो यहाँ पर डेटा टाइप चूँकि कैरेक्टर है तो इसलिए डेटा टाइप u1, आप u1 या u2 दोनों ले सकते हैं। u1 u2 आपके यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 2 में आप वैल्यू दे सकते हैं इसकी, यूनिकोड 1 या यूनिकोड 2, ठीक है। तो चूँकि लिस्ट में भी सभी कैरेक्टर थे इसलिए मैंने डी टाइप u1 लिखा है। इसके बाद nd4 है, तो nd4 में अगेन हमको वैल्यूज़ तो दे रखी हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यू भी आपके एज ए कैरेक्टर कंसीडर हो, तो हमने u1 ले लिया, ठीक है। और लास्ट जो लिया हमने, तो लास्ट के लिए हमने int 16 ले लिया, क्योंकि सभी इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज है। तो इस तरीके से हमने डेटा टाइप के साथ फ्रॉम इट फंक्शन को यूज़ किया है, और अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज़ के साथ हमने इसको देखा है। अभी हम जब इसे प्रिंट कराएंगे nd1 nd2 nd3 nd4 को, तो हमें अलग अलग डेटा टाइप आपकी अलग अलग आपको एरे मिलेंगे विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। और ये जो एरे मिलेंगे ये डिक्शनरी, स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल के थ्रू ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सिंपली प्रिंट करा दिया हमने। प्रिंट कराने के बाद ये देखिए यहाँ हमने प्रिंट करा दिया, तो वेट ए मिनट, तो अभी हमको आउटपुट मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है अरेंज फंक्शन। एक मिनट, अभी आउटपुट देखते हैं एक बार। ये प्रोग्राम था हमारा, ये आउटपुट है। ये देखिए
जहाँ U1 या U2 लिया है वहाँ आपका जो आंसर आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं करेक्टर की फॉर्म में आ रहा है। इवन जो फ्लोट वैल्यू भी थी 1.5, 2.5, 3.5, चूँकि हमने उसमें डेटा टाइप U1 लिखा था तो आप देख पा रहे होंगे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ये सब किस में आ रहे हैं, सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्लियर है? तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये फ्रॉमीटर फंक्शन को आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। रन कराना चाहें रन करा सकते हैं आप, आउटपुट वही आएगा उसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। फंक्शन का नेम है रेंज फंक्शन, और ये भी आसान है यूज़ करना इसको। थोड़ा सा अरेंज फंक्शन अलग है फ्रॉमीटर और एरे से। तो ये तो फ्रॉमीटर का आउटपुट है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब बात करते हैं अरेंज की। इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें जो पैरामीटर वैल्यूज़ है तो इसमें हमें स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, स्टेप वैल्यू देनी होती है और स्टॉप वैल्यू देनी होती है। यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट वैल्यू क्या होगी और कितने का इंक्रीमेंट होगा। साथ साथ डेटा टाइप भी मेंशन करना होता है। आप स्टार्ट और स्टॉप और स्टेप को अगर इग्नोर करें भी तो आपको एटलीस्ट जो वैल्यू देनी होगी वो आपको स्टॉप वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। इम्पोर्ट नंपाइज एन पी A1 इजिकल टू एन पी डॉट अरेंज 7। तो 7 जो है, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो वैल्यू होगी वो अगर एक ही वैल्यू दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो आपकी स्टॉप वैल्यू होगी। तो ये स्टॉप वैल्यू हो जाएगी 7। तो उस केस में जो स्टार्ट वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी, स्टेप वैल्यू जो होगी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी। तो यहाँ 7 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे समझिए 0, 7, 1। तो स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। तो इसका मतलब 0, 7, 1 और स्टॉप वैल्यू तो दे ही रखी है। दूसरे केस में देखेंगे A2 NP डॉट अरेंज 1, 7। तो स्टार्ट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दे रखी है, स्टेप वैल्यू नहीं दे रखी। तो स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी। लास्ट केस में A3 वाले केस में 1, 7, 2 दे रखा है। तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों दे रखा है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन डेटा टाइप अभी भी नहीं दे रखा, ठीक है। और A4 में डी टाइप भी मेंशन कर रखा है, फ्लोट 32। सभी वैल्यू फ्लोट 32 टाइप की हैं। इसके बाद A1, A2, A3 और A4 को प्रिंट कराया गया है। क्लियर? तो ये हो गया आपका यहाँ तक। चलिए आउटपुट देखते हैं। जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही आउटपुट आएगा। लास्ट वाले केस में वैल्यू फ्लोट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने डेटा टाइप फ्लोट ही लिया है उसका। लास्ट आता है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस नहीं, एक्चुअली LINSPACE है, LINSPACE सॉरी, लाइन स्पेस है LINSPACE। तो अभी इसको समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इसका पहले सिंटैक्स समझना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? और पिछले वाले फंक्शन में क्या था, हमें स्टार्ट और स्टॉप बताना पड़ता था और स्टेप बताना पड़ता था। अब इसमें और पिछले से सिमिलैरिटी की जहाँ तक बात है तो स्टार्ट और स्टॉप इसमें ही बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम स्टेप वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि हम वैल्यू देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी जनरेटेड। यानी स्टार्ट और स्टॉप के बीच में हमें कितनी वैल्यू जनरेट करनी है वो हमें यहाँ देना पड़ता है लाइन स्पेस में। ठीक है, लाइन स्पेस नहीं है, ई नहीं है इसमें, LINSPACE है। तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसमें स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं इसमें अंदर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं इसके, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। ये रहा आपका स्पेलिंग, थोड़ा सा जहाँ थ्योरी दे रखी थी गलत दे रखी थी, LINSPACE है, लिन स्पेस है। ठीक है, तो इम्पोर्ट नंपाई एज NP A1 डॉट लिन स्पेस 2.556। अब होगा क्या इसमें, एक एरे क्रिएट होगा जिसकी फर्स्ट वैल्यू 2.5 होगी। बात मेरी समझिएगा, अब फर्स्ट वैल्यू 2.5 होगी, लास्ट वैल्यू 5 होगी। मैं एरे A1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट वैल्यू 2.5 होगी, लास्ट वैल्यू 5 होगी, और 2.5 और 5 को इंक्लूड करके टोटल वैल्यू 6 होंगी। यानी इन बिटवीन इसके 4 वैल्यूज़ और होंगी, और उनका इंटरवल इक्वल होगा, अनइक्वल नहीं होगा, रैंडमली जनरेट नहीं होगी, इक्वल इंटरवल के साथ जनरेट होंगी। तो A1 को प्रिंट करा देंगे। इसी तरीके से अगर आप लिन स्पेस 1, 2 लिखें, अगर हम इंटरवल ना लिखें तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ जनरेट होती हैं वो 50 वैल्यू जनरेट होती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको, तो एक आपको भी थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आउटपुट आएगा। ये देखिए, फर्स्ट वाले केस में तो ऑलरेडी 6 वैल्यू जनरेट होनी थी, तो 2.53, 3.5, 4, 4.55, तो 0.5 का डिफरेंस है, होना भी था। और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड भी है उस केस में। सेकंड वाली केस में हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड नहीं दे रखा था, तो टोटल 50 वैल्यू जनरेट हुई हैं बिटवीन 1 and 2।
विद इक्वल इंटरवल्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका यहाँ तक। तो अभी ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए थोड़ा सा अभी क्या काम करते हैं कि अच्छा, यहाँ ये समझना बात ज़रूरी है कि जो कन्फ्यूज़न होता है वो अक्सर होता है लिनियर स्पेस के बीच में और अरेंज के बीच में। तो लिनियर स्पेस और अरेंज में डिफरेंस इतना है कि जहाँ अरेंज में हमें स्टार्ट स्टॉप के साथ स्टेप वैल्यू देनी होती है, वहाँ हमें लिनियर स्पेस में आपका स्टार्ट और स्टॉप तो देना होगा, लेकिन उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर होगा वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड होगा। और उस केस में हमको जो वैल्यू देंगे उतनी वैल्यूज़ टोटल जनरेट होती हैं विद इक्वल इंटरवल्स। क्लियर? लेकिन अरेंज में क्या होता है, अच्छा एक बात और इसके अंदर कि जो वैल्यू जनरेट होंगी उसमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड होंगी, यानी स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू इंक्लूडेड होंगी। लेकिन अरेंज के केस में जब हम स्टार्ट स्टॉप और स्टेप देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू तो इंक्लूड होती है लेकिन लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। और स्टेप का काम वहाँ पर इंक्रीमेंट को बताना होता है कि कितने का इंक्रीमेंट होगा। उसमें जो अलग है अरेंज में और लिनियर स्पेस में वो डिफरेंस यही है। स्टेप में वहाँ स्टेप बता रहा है कि कितने का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और जबकि आपका जो लिनियर स्पेस है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यू इंसर्ट होंगी। फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि अरेंज में आपकी फर्स्ट वैल्यू तो इंक्लूड होगी, यानी स्टार्ट वैल्यू तो इंक्लूड होगी पर स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, जबकि आपका लिनियर स्पेस में स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दोनों इंक्लूड होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, इसको याद रखिएगा। अब चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आपके 4 प्रोग्राम्स हो गए आज। तो थोड़ा सा मुझे बताना था कि ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है और नंपाई एरे का, तो थोड़ा सा देखना होगा आपको। एग्जीक्यूट करके देखिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। क्लियर है? तो ये सभी प्रोग्राम थे। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, फ्रॉमीटर की बात करते हैं। एक और प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो यहाँ हम प्रोग्राम लिखेंगे, कॉपी कर लीजिए। यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो लिखना ही है, आप मत कीजिएगा ये काम। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है? ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रोग्राम था। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो एग्जीक्यूट हम जानते ही कैसे करना है हमको। एग्जीक्यूट किया, रन बटन पर क्लिक करना है, सेव करना है प्रोग्राम को। प्रोग्राम का नेम दे देते हैं numpy2। तो numpy2.py के नेम से सेव हो जाएगा ये। ठीक है? ये देखिए आउटपुट देखिए, फ्रॉमीटर फंक्शन के थ्रू ये एरे क्रिएट हो गया आपका। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया, ये आउटपुट है इसका, यहाँ तक देख पा रहे होंगे आप। अलग अलग एरे क्रिएट हुए हैं फ्रॉमीटर फंक्शन की हेल्प से। अभी एक प्रोग्राम और देखते हैं। न्यू फाइल में एक और फाइल ओपन करते हैं। अभी रेंज की हेल्प से और जनरेट करते हैं एरे, numpy एरे, देखते हैं कैसे जनरेट होता है। तो ये कोड था रेंज का, अभी मैं ऑलरेडी इसे समझा चुका हूँ तो दोबारा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको एग्जीक्यूशन समझा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसे एज इट इज़ टाइप करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है? तो ये कोड था अरेंज का। यहाँ पर फिर से रीनेम करेंगे। एग्जीक्यूशन करते समय रीनेम आपको नेम देना ही होगा। आप पहले भी दे सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नेम नहीं दिया है तो आपको नेम देना होगा। ये देखिए इसका आउटपुट आ रहा है अरेंज फंक्शन की हेल्प से। ARANGE फंक्शन का नेम है। ठीक है? और लास्ट था स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू। 3 आर्गूमेंट दिए जाते हैं, 3 पैरामीटर वैल्यू पास की जाती हैं। और मेन और लास्ट है लिनियर स्पेस, इसमें स्टार्ट स्टॉप और नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी इंसर्टेड, ये 3 पैरामीटर्स के साथ एक और पैरामीटर डेटा टाइप भी पास कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम था, ये देखिए
फिर से हमें एक नेम देना पड़ेगा। नेम दे दिया हमने, numpy4 लिखते हैं हमसे, सेव कर दिया और ये आउटपुट आ गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 50 वैल्यू जनरेट होती हैं। क्लियर। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू यानी स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती हैं, यानी स्टार्ट 1 से ही होगा इस केस में, जैसे आप देख पा रहे हैं। सेकंड मैं A2 की बात कर रहा हूँ, सेकंड एरे की बात कर रहा हूँ, और एंड 2 पर हो रहा है क्योंकि यहाँ आपने लिखा था A2 इजिकल टू np.linspace 1,2। क्लियर है। तो ये वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं आपकी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत सा समझ में आया होगा ये नंपाई का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।